Dear students, Assalamu alaikum. Today is 29th June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation and introduction of unit number 5, as well as we will do pair of words from grammar and composition. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 4, translation passages, and the essay My Aim in the previous week. Today we will do reading translation of unit number 5, The Rain, Barish. The Rain is a short symbolic poem with a serious message by the poet W.H. Davies, which tells us the inequality in the society. William Henry Davies, who is also known as W.H. Davies, a Welsh poet who was born in 1871. W.H. Davies spent a significant part of his life in the United Kingdom and United States, but became one of the most popular poets of his time. He wrote many other poems like Lear and Later Days, but today we will discuss his beautiful poem The Rain with a universal message of inequality. As you know students, किसी भी पोइम की रीडिंग ट्रांसलेशन आपके एनुअल पेपर में ट्रांसलेशन के हवाले से नहीं आती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन को पढ़ने का मकसद आपको पोइम का जो सेंट्रल थीम है, मरकज़ी ख्याल और जो भी समरी है उस हवाले से उसको समझाना है कि उस पोइम में शायर ने जो है सिम्बॉलिकली क्या कहा है, या उस जो लाइंस हैं जो ऐड हैं स्टैंजाज उनकी क्या ट्रांसलेशन है, ताकि जब आप समरी लिखें, अगर आपने क्रिएटिविटी के तौर पे खुद से लिखनी है समरी, तो आपको अच्छी तरह से उस पोइम की समझ आ जाए, आप उसमें कोटेशंस ऐड करने के काबिल हो सकें, आप उसमें खुद से लिखने के समरी में एडिशन करने के काबिल हो सकें. ठीक है, तो पोइम को सिर्फ़ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली हमने जो है वो उसकी रीडिंग ट्रांसलेशन करनी होती है, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो करना होता है. इसलिए आपने रीडिंग ट्रांसलेशन इस हवाले से सुननी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. बाकी जो पोइम के हवाले से मेजर क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आता है वो आपको पता ही है कि समरी है, और इसमें चॉइस होती है स्टैंजाज की, जो कि हम तैयार नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ समरी तैयार करते हैं, जो कि आपके सब्जेक्टिव पार्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. उसके साथ साथ बाकी की जो वर्क पेजेस की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर्स हैं या वर्ड सेंटेंसेस हैं. वर्ड सेंटेंसेस तो खैर आपके 9th में आते हैं, 10th में आपके सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स या ऑब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं आपकी पोइम में वो आपके पेपर में सेट होती हैं, उसी तरह से जिस तरह से बुक के बाकी चैप्टर्स के हवाले से आपका जो वर्क पेजेस वाला काम इम्पॉर्टेंट है. बाकी जो मेजर क्वेश्चन है वो समरी ही है, रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से इसको आपने नहीं तैयार करना. ठीक हो गया, तो रीडिंग ट्रांसलेशन इसकी हम अभी पढ़ लेते हैं. 2 स्टैंजाज हैं पोइम के. ठीक है, रेन के बारे में है पोइम, बारिश के हवाले से. इसमें जो शायर ने सारी बात कही है, शायर हमेशा जो है वो अपनी जितनी भी उसकी पोइम्स हैं उनमें नेचर को डिपिक्ट करते हुए, नेचर को डिस्क्राइब करते हुए, फितरत के खूबसूरती को बताते हुए जो बीनीथ द लाइंस है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है. यानी एक्चुअली वो सोसाइटी के इश्यूज़ जो आम कॉमन इश्यूज़ हैं या सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को फेस करना पड़ते हैं वो बताता है, लेकिन सिम्बॉलिकली वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जैसे वो नेचर की ब्यूटी बता रहा हो. ठीक है, इस पोइम में भी सेम उसी तरह से है कि उसने पूरी पोइम जो है वो पढ़ने में, अगर हम उसके सिर्फ लिटरल मीनिंग्स देखें, अगर हम उसके डिक्शनरी मीनिंग्स देखें वर्ड्स के, तो वो सारे के सारे जो है वो एक नेचर ब्यूटी पे पोइम उसने लिखी है. लेकिन अगर हम जो है वो इसका थीम देखें, बीनीथ द लाइंस देखें, वर्ड्स देखें कि उसने किस तरह के सिंबल्स यूज़ किए हैं, तो सारी पोइम का जो मतलब है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसने जो नाइंसाफ़ी है गरीबों के साथ माशरे में और जो अमीरों के साथ एक रवैया अच्छा रखा जाता है, जो इनइक्वलिटी है पूरी सोसाइटी में, उसको सिम्बॉलिकली उसने डिस्क्राइब किया है नेचर का सहारा लेते हुए। ठीक है, उसकी डिफरेंट पोइम्स में हम जो है वो इसी तरह के थीम्स देखते हैं कि नेचर
की ब्यूटी को वो जो है वो डिस्क्राइब करता है सिम्बॉलिकली, और एक्चुअली वो जितनी भी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, उनको अपनी पोएम में बताता है। और इसकी रीज़न ये है कि उसने अपनी जो यंग एज में बहुत सारे सरकमस्टांसेस अपने जो है इस तरह के देखे थे अपनी ज़िंदगी में, जब उसने अपना जो है वो घर छोड़ दिया था, उसको जिस तरह से हर्डल्स और जिस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी सोसाइटी में, ये सारी की सारी मुश्किलात उसकी ज़िंदगी की, उसकी पोएम्स में, उसकी राइटिंग्स में हमें देखने को मिलती हैं। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ drop after drop. It's a sweet noise to hear these green leaves drinking near. शायर कहता है कि I hear, मैं सुनता हूँ, leaves, पत्तों को, drinking rain, बारिश का पानी पीते हुए, I hear rich leaves on top, मैं जो rich leaves हैं, अमीर जो पत्ते हैं जो कि टॉप पे हैं, giving the poor beneath, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो अपने से जो नीचे वाले हैं यानी जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको कतरा कतरा जो है वो पानी दे रहे हैं, ये भी सुनता हूँ। टिस, ये वर्ड उसने इट इज़ जो है यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ पोएम का जो स्टैंजा का रिदम बरकरार रखने के लिए उसने इस तरह से लिखा है इसको। वैसे ये इट इज़ है। इट्स आ स्वीट नॉइज टू हियर, वो कहता है ये बहुत मीठी आवाज़ है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, के जो ग्रीन जो सब्ज़ पत्ते हैं वो मेरे नज़दीक जो है वो पानी पी रहे हैं। अच्छा, उसने बारिश का ये एक सीन बयान किया है कि बारिश जब होती है तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानवर हैं, पौधे हैं और दरख्त हैं, सब पे बारिश जो है वो इक्वल, एक जैसी जो है वो बारिश जो है वो पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि जो ऊपर वाले बारिश में जो दरख्तों के ऊपर वाले पत्ते हैं, जो कि उसने सिम्बॉलिकली कि इनको कहा है रिच लीव्स, जो अमीर लोग हैं सोसाइटी में उनको कहा है, ठीक है। और जो रेन है ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि उसने सोसाइटी में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात जो कि हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं। वो कहता है कि अमीर लोग जो हैं, जिस तरह के ऊपर वाले जो पत्ते हैं, पानी जब उनके ऊपर गिरता है तो पहले वो पीते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बारिश पड़ती है। जो बाकी बचा कुचा पानी होता है वो कतरा कतरा नीचे वाले पत्ते जो हैं उनके ऊपर गिरने लग जाती है बारिश। अगर आप कोई भी घना दरख्त देखें उसके ऊपर बारिश पड़ती हुई, तो यही सीन होता है कि जो अंदर वाले पत्ते हैं वो इतने ज़्यादा या नीचे वाले जो पत्ते हैं वो इतने ज़्यादा भीगते नहीं हैं जितना कि जो टॉप पे लीव्स हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं इसी तरह से जब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं या कोई भी आसाइशें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं या किसी भी और ज़रिए से, तो जो अमीर लोग होते हैं पहले उनको मिलती हैं, और जो बाकी का बचा कुचा होता है सहूलियात का हिस्सा या और जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, वो बाकी बचा कुचा जो है वो नीचे गरीबों को वो ड्रॉप की फॉर्म में, यानी बहुत ही माइनर जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो पुअर के हिस्से में, गरीब लोगों के हिस्से में आती हैं। वो कहते हैं वैसे तो ये बहुत मीठी आवाज़ लगती है जब बारिश के कतरे जो है वो दरख्त के ऊपर गिरते हैं, बारिश पड़ रही होती है दरख्तों के ऊपर, ये बहुत ही सुनने में एक म्यूज़िक की फॉर्म लगती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल किस्म का सीन है अगर हम सोसाइटी के हवाले से इसे फैसिलिटीज़ और गरीब और अमीर लोगों के हवाले से इसको देखें। ठीक हो गया। तो ये स्टैंजा का जो आपको मैंने लिटरल मीनिंग बताया, उसके साथ साथ जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग था वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी स्टैंजा में क्या बात उसने कहना चाहिए। फिर वो कहता है अगले स्टैंजा में कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. And when the sun comes out, कहता है जब बारिश रुक जाती है फिर उसके बाद ज़ाहरी सी बात है कि सूरज निकल आता है, ठीक है। और सूरज निकलने के बाद बारिश जब रुक जाएगी, अ वंडरस लाइट, एक जो हैरान कुन बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा जो रोशनी है वो भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, जो बहुत ही गोल गोल और तारीक जो कतरे हैं बारिश के जो बच गए हैं अब उन दरख्तों के ऊपर गिरे हुए हैं पत्तों के ऊपर,
वो कहता है कि उनको रोशनी जो है वो, सूरज की रोशनी जो है वो उसमें भर जाएगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, वो कहता है कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज जो है वो चमकेगा, चमकता है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ उसकी रोशनी होती है। इट विल बी अ लवली साइट, और ये जो सूरज का चमकना या सूरज की रोशनी है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा। अच्छा, अब उसने बारिश का जो सीन है, फैसिलिटीज़ की बात की कि फैसिलिटीज़ या जो भी चांसेस हैं, सहूलियात हैं, वो अमीरों को मिलती हैं, जो बाकी की बची खुची होते वसाइल वो गरीबों को मिल जाते हैं। वो कहता है लेकिन जो वक्त है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब उसने, पहले मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देती हूँ स्टैंजा को, ठीक है, कि सूरज जब निकलता है बारिश रुक जाती है, और बारिश रुकने के बाद सूरज की रोशनी हर कतरे में जो है वो एक खूबसूरत रोशनी पैदा करती है। और सूरज की रोशनी वो कहता है हमेशा तेज़ होती है, एक ब्राइट होती है। आपने देखा होगा जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद जो रोशनी सूरज की होती है वो कितनी ज़्यादा चमकदार और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नई हो, ठीक है। वो कहता है एक बहुत ही खुशनुमा सीन ये लगता है। अब ये तो हो गई इसकी जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, या जो है वो अगर हम इसको सादा उसके जो है वो लिटरल उसकी ट्रांसलेशन कहें डिक्शनरी मीनिंग में। अब उसने जो बीनीथ द लाइंस यानी बात कही है, सिम्बॉलिकली जो बात कही है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कहता है वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जैसे अगर बारिश हो रही है तो उसके बाद हमेशा जो है वो सूरज निकलेगा। इसी तरह से जैसे अच्छा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बुरा वक्त आने के बाद अच्छा वक्त आता है और अच्छा वक्त आने के बाद बुरा वक्त आता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए जो कि अमीर हैं वो हमेशा अमीर नहीं रहेंगे, बल्कि उनको भी ज़िंदगी में कभी ना कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से जो गरीब हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा गरीब ही रहें या उनके वसाइल, उनकी सहूलियात उनके लिए कम ही रहें, बल्कि उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। और वो इन्हीं अच्छे दिनों की उम्मीद में W.H. डेवीज़ ने जो है वो ये पोएम लिखी है कि एक अच्छा वक्त आएगा, कब? जब सूरज की रोशनी निकलेगी। अब उसने कहा जैसे कि रेन जो है वो इनइक्वलिटी का मुजाहरा करती है, नाइंसाफ़ी करती है कि ऊपर वाले पत्तों पे ज़्यादा पड़ती है बारिश और नीचे वाले पत्तों को वो कतरा कतरा पानी देती है। सूरज की रोशनी वो कहता है ऐसा नहीं करती। सूरज की रोशनी जो है सनशाइन, ये एक इक्वलिटी का साइन है। उसने कहा है कि ये एक इंसाफ जो है वो उसका निशान है, इंसाफ है। जो सूरज की रोशनी है हमेशा वो सब पे एक जैसे पड़ती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कोई पौधे हैं, जानवर हैं, जो भी है, सूरज की रोशनी हमेशा सब पे एक जैसी ही होती है। और जब अच्छे दिन आएंगे, यानी जब उसने कहा कि सूरज निकलेगा, उसने कहा जब अच्छे दिन आएंगे तो यकीनन जो है वो अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क एंड राउंड ड्रॉप, तो गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा। वो कहता है कि जब सूरज बहुत तेज़ चमकेगा, यानी जब इंसाफ का बोलबाला होगा, तो फिर ये देखने में एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा। यानी वो अच्छे दिनों की उम्मीद में, अच्छे दिनों की तलाश में जो है वो उसने ये पोएम जो है वो एक होप के लिए लिखी है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि उसने एक सिंबॉलिक पोएम जो है वो यूनिवर्सल मैसेज देने के लिए कि उम्मीद जो है वो उसका दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे दिनों के बाद हमेशा जो है वो अच्छे दिन आते हैं। ठीक है, आपने देखा जैसे कि पोएम में बिल्कुल वाज़े अंदाज में आपको ये नज़र आया कि जो उसके फेवरेट थीम्स हैं, W.H. डेवीज़ के फेवरेट जो थीम्स हैं, पसंदीदा मौज़ूआत हैं नज़्म लिखने के हवाले से, वो नेचर और उसके साथ साथ हार्डशिप्स ऑफ पुअर, गरीबों के जो मसाइब हैं और उनके बारे में हमेशा वो लिखता है, लेकिन फितरत को सामने रखते हुए खूबसूरत अल्फाज वो इस्तेमाल करता है। और सिंबॉलिक जो मीनिंग उसकी हमेशा जो कोई भी पोएम है अलामती मानी जो है वो रखती है। जैसे उसने इस पोएम में अमीरों के बारे में, उनके सुनहरी मौक़ों के बारे में बात की, और जो बचा खुचा होता है वो गरीबों को मिल जाता है। लेकिन फिर उसने माशरे में मसावात के बारे में बात की कि सूरज की रोशनी जैसे यकसां होती है हर एक के लिए, इसी तरह से एक दिन जो है वो इंसाफ भी सबके लिए एक जैसा होगा। पोएम को बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। सर्च करें इसकी जो है वो W.H. डेवीज़ की डिफरेंट पोएम्स को, ठीक है, क्योंकि लिखने वाला काम जो है वो आपका आज कोई भी नहीं है। सिर्फ इंट्रोडक्शन था और पोएम की रीडिंग ट्रांसलेशन थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए।
आप जो है वो इसकी डिफरेंट पोएम्स को सर्च करके या W.H. डेविस की जो बायोग्राफी है, इसकी जो लाइफ है उसके बारे में सर्च करके इसके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इससे आपको जो है वो समरी लिखने में आसानी होगी। बाकी समरी इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन पोएम को ट्रांसलेट करवाने का जो मकसद था वो यही था कि आप अगर ख़ुद से भी लिखना चाहें समरी तो आप अच्छे तरीके से लिख सकें। इसके साथ साथ हम अपना जो ग्रामर का काम मंडे को पेयर ऑफ वर्ड्स वाला काम करते हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन से आपका जो पेज है पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से उसको अपने सामने खोल लें। वैसे स्लाइड में भी मैंने आपको जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स शो किए हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को बेटा आपने लिखना नहीं है क्योंकि ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। सिर्फ इनको आपने याद करना है, ठीक है, और फिर बाद में लिख के देख लेना है ताकि कोई स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक ना हो। 31 से ऑनवर्ड हमने काम करना है। 31 जो है 31st वाला देखें, गोल है वर्ड, गोल एंड गोल आपको इसके बारे में पता है। क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरीके से आता है, जो है वो एक पूरा पेयर दिया हुआ होता है, दोनों वर्ड्स, ठीक है, जिसका 1 नंबर होता है। और जो एक जो वर्ड है लाइक गोल, GAOL गोल, इसके लिए 0.5 मार्क्स होते हैं। और आपके एनुअल पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 होते हैं जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। गोल, द प्रिजनर वाज सेंट टू द गोल। जो GAOL गोल है इसका मतलब कैद या जो है वो जेल है, ठीक है। द प्रिजनर कैदी को जेल या कैद में भेज दिया गया। गोल जो GOAL वाला गोल है, इसका मतलब जो है वो कोई भी मकसद या मरकज़ है, मंजिल हम इसे कह सकते हैं। ही इज़ एडवांसिंग टुवर्ड्स हिज गोल स्टेडीली। वो अपनी मंजिल की जानिब जो है वो बहुत ही मुस्तकिल मजाजी से बढ़ रहा है। हील एंड हील, हील जो HEEL वाला हील है उसका मतलब जो है वो एड़ी होती है। और जो HEAL वाला हील है वो ज़ख़म का मुंदमिल होना या ज़ख़म का बढ़ जाना, इसे हम कहते हैं। द हील ऑफ दिस शू इज़ टू हाई फॉर मी। इस जूते की एड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊंची है। द वाउंड विल हील सून। ज़ख़म जल्दी बढ़ जाएगा। फिर है हेल्दी एंड हेल्थफुल। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि ये किस मकसद के लिए वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसे पेयर की फॉर्म में दिया है। हेल्दी का मतलब सेहतमंद होता है, ठीक है। हेल्दी मैन कैन एंजॉय लाइफ। जो एक सेहतमंद इंसान है वो अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा सकता है। और हेल्थफुल जो है वो सेहतमंद, इस हवाले से हम कह सकते हैं कि सेहत बख्श, ठीक है, सेहत बख्श इसे हम उर्दू में कहते हैं। वैसे इसको हम सेहतमंद इस हवाले से किसी भी पर्सन या किसी भी जो है वो जानवर वगैरह के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से सेहतमंद के मानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेल्थफुल का मतलब होता है जो कि सेहत दे आपको। मिल्क इज़ हेल्थफुल फॉर आवर बॉडी। दूध जो है वो हमारे जिस्म के लिए सेहत बख्श है। इडल और इडल, इडल जो है IDLE, इडल इसका मतलब होता है बेकार। और IDOL वाला इडल जो है उसका मतलब होता है बुत। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय सिटिंग इडल। अपना वक्त जो है वो बेकार बैठ के ज़ाया ना करो। द हिंदूज़ वर्शिप इडल्स। हिंदू बुतों की पूजा करते हैं। फिर है इन्वेंट एंड डिस्कवर। ये दोनों वर्ड भी मीनिंग के हवाले से कंफ्यूज किए जाते हैं। इन्वेंट का मतलब होता है जो है वो ईजाद करना, और डिस्कवर का मतलब होता है दरियाफ्त करना। इन्वेंट यानी ईजाद, जो ऐसी कोई चीज़ जो कि नए सिरे से सामने लाई जाए, नए सिरे से बनाई जाए, वो इन्वेंट होती है। जो पहले से मौजूद थी लेकिन दुनिया की नज़रों से ओझल थी या किसी को उसके बारे में पता नहीं था, उसको अगर सामने लाया जाए नई चीज़ के तौर पे, उसको डिस्कवर बोलते हैं। ये दोनों जो है वो ये दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है। यानी कि बिल्कुल एक नई चीज़ बनाना नए सिरे से, वो इन्वेंट कहलाती है, ईजाद करना। और जो पहले से मौजूद चीज़ को नए सिरे से सामने लाना नई चीज़ के तौर पे, वो दरियाफ्त करना कहलाती है। ये आप जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। इसका मतलब लाइक मार्कनी इन्वेंटेड रेडियो। मार्कनी ने रेडियो ईजाद किया। एंड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। अब कोलंबस ने अमेरिका पहले से मौजूद था, ठीक है, दुनिया के नक्शे पर, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। वो इसको एक नई चीज़ के तौर पे सामने लाया, इसलिए डिस्कवर है ये, ठीक है। हम इसके लिए इन्वेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसने खुद बनाया नहीं था ये। फिर है आइस एंड स्नो। आइस
जिसका मतलब होता है बर्फ़, और स्नो जो कि दोनों का मतलब ही बर्फ़ है, लेकिन स्नो जो है वो कुदरती बर्फ़, जो कि बर्फ़ गिरने वाली जो बर्फ़ होती है स्नोफॉल, उसको कहते हैं हम। और आइस दूसरी बर्फ़ जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। पीपल यूज़ आइस इन समर, जो कि मसनूई तौर पे बनाई जाती है। लोग जो है वो गर्मियों में बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। और जो स्नो है, बर्फ़ जो गिरती है, स्नो इज़ फॉलिंग ऑन द माउंटेन्स, बर्फ़ पहाड़ों पे गिर रही है। हम ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। लूज़ एंड लूज़, लूज़ ढीली ढाली, इट इज़ अ फैशन टू वियर लूज शर्ट्स, ढीली शर्टें जो है वो कमीज़ें पहनना एक फ़ैशन है। डू नॉट लूज़ करेज, हौसला मत हारो। लूज़ हारना होता है। लेसन एंड लेसन, जो LESSON वाला लेसन है उसका मतलब होता है सबक, और जो लेसन ई वाला लेसन उसका मतलब होता है कम करना। लेसन, द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर बुक इज़ ईजी, हमारी किताब का पहला सबक जो है वो आसान है। और प्लीज़ लेसन द स्पीड ऑफ द कार, बराए मेहरबानी कार की जो रफ्तार है वो कम करें या आहिस्ता करें। लेटर एंड लेटर, लेटर जो ई वाला लेटर है उसका मतलब होता है ख़त। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपनी दोस्त को ख़त लिखा। और जो लेटर है उसका मतलब है बाद में आने वाला, ठीक है, ए वाला जो लेटर है। ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ, दौलत और सेहत में द लेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो बाद में आने वाला, बाद में कौन, यानी कि हेल्थ जिसका जिक्र किया गया है वो ज़्यादा अहम है। फिर है लायर एंड लायर, LIAR वाला लायर का मतलब होता है झूठा, और जो LAWYER वाला लायर है उसका मतलब होता है वकील। अकबर इज़ अ लायर, ही ऑलवेज टेल्स लाइज, अकबर झूठा है, वो हमेशा झूठ बोलता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ लायर, मैं एक लायर बनना चाहती हूँ, ठीक है, लायर वकील बनना चाहती हूँ। ठीक हो गया। ये आपने सारे 31 से ऑनवर्ड 40 अपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं इनको। फिर आपने जो है वो याद करके लिख के देखना है ताकि कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। डायरी बेटा आपने अपनी लिख लेनी है, डायरी में या नोटबुक में। टेक्स्ट बुक से आज हमने यूनिट नंबर 5 की सिर्फ रीडिंग, ट्रांसलेशन और इंट्रो किया है। इसको बस आपने समझ के पढ़ लेना है, याद इसमें से कुछ भी नहीं था करने वाला। जो ग्रामर का काम है वो पेयर ऑफ वर्ड्स हमने किए हैं 10, उनको आपने याद करके अच्छी तरह उनको लिख के देखने हैं। वैसे लिखने वाला काम नहीं है ये, स्पेशली ये सिर्फ याद करके लिखना है अपने तौर पे आपने। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।